नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं शहर की 5 कॉलोनी में क्या क्या चल रहा है। यह कॉलोनी पिछले काफी टाइम से सुर्खियों में क्यों है और इसकी कमेटी पर जो आरोप लगे हैं उनकी स्थिति क्या है और ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में हम आज बात करने वाले हैं मेट्रोपोलिस ओनर वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव राजीव जी से। राजीव जी प्रोफेशन से सीए हैं और काफी टाइम से मेट्रोपोलिस के अंदर जो अनियमितता चल रही हैं उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सर, मैं आपका इस हमारे जनता टीवी में स्वागत करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके संज्ञान में ये सब चीजें कहां से आई, ये अनियमितता जो चल रही है जो आप आरोप लगाते हैं? देखिए, जब से इन्होंने हैंडओवर लिया ना, बिल्डर ने से जब से इन्होंने हैंडओवर लिया, मैं मेरे ख्याल से तभी उसी समय से मैं आया था, तभी से सारी रेगुलेटरी हम लोगों के सामने आनी शुरू हो चुकी थी। क्योंकि हमारे बराबर में ओमेक सोसाइटी है, वो स्मूथ से चल रही है। आईएफएमएस भी है हमारी, ना हमारा आईएफएमएस आया, ना ही मतलब सोसाइटी उस कंडीशन में है, प्रोजेक्ट भी इनकम्प्लीट है। मतलब सोसाइटी में कल को कोई मेजर रिक्वायरमेंट पड़ गई पैसे की, जहाँ जैसे हमारे एसटीपी वर्किंग में नहीं है, हमारी बिल्डिंग की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप देखेंगे तो ना वो रिपेयर है ना मेंटेनेंस है। सड़क भी इन्होंने जनप्रतिनिधियों से कह के ये लेके आए। तो कल को मैं ये सोचता हूँ कि आगे कैसे होगा। स्थिति हमारी जनरेटर की भी बड़ी वीक है। कल वो केसेस में कल को कोई मेजर एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट पड़ गई तो हम लोग कैसे करेंगे। समस्या का अंबार है और कल को कोई दिक्कत आती है तो वो सॉल्व कैसे होगी? क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है, आप समझिए। इस सोसाइटी के पास फंड नहीं है। जो फंड एक रिजर्व फंड होता है, जो आईएफएमएस का फंड रहता है, वो फंड भी नहीं है इन लोगों ने बिल्डर से जो फंड लेना चाहिए। पहले तो सोसाइटी जो है वो पूरी तरीके से हमारी अभी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है। इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट होने के बाद आज की डेट में सबसे गंभीर समस्या क्या है कि बिल्डर ने सिडकुल का पैसा भी नहीं दिया, और सिडकुल का पैसा ना देने के कारण सिडकुल ने यहाँ की रजिस्ट्रियों पे भी रोक लगा रखी है। बिल्डर जो मेट्रोपोलिस के बिल्डर हैं, सुपरटेक, आप उसकी बात कर रहे हैं? मैं एसोटेक सुपरटेक की बात कर रहा जी। हूँ। तो अभी तो हमारी रजिस्ट्रियाँ नहीं खुली हुई हैं। हमारी ग्रीन बेल्ट, मेजर ग्रीन बेल्ट हमारी एनक्लोज्ड है। सड़कें हमने मेरे ख्याल से जनप्रतिनिधियों से कह के ये लेके आए, जो कि बिल्डर का ही काम था, तभी भी इन्होंने बिल्डर इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट हैंडओवर ले लिया। बिल्डर ने आज तक उसमें कोई काम ही नहीं करके दिया। तो ये बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। हमारे एसटीपी में बहुत इश्यूज़ हैं, लोगों के पानी में लोगों को शिकायतें मिली कि वो कहीं ना कहीं स्मेल वहाँ पर आई, और वायरिंग हमारी बहुत बेकार हो चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी के बड़ा मेजर इशू है हम लोगों का। ये नहीं पता चलता कि इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज कर रहे हैं, कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, कितना हिसाब है, उसका कोई हिसाब ही नहीं। कैश में लोग रिचार्ज करते जा रहे हैं। इन्होंने तब से हैंड ओवर लिया, तब से 1 रुपये का इन्होंने हिसाब नहीं दिया। बेसिकली ये कुछ 100 लोगों की एक संस्था है जिन लोगों ने बना रखी है। 100 में भी फैक्टर नहीं एक्चुअल में वो है या नहीं है। कोई कभी अध्यक्ष बन जा रहा है, कोई सेक्रेटरी बन जा रहा है, कोई उपाध्यक्ष बन जा रहा है, कहीं कोई चुनाव नहीं, हम लोगों का कहीं कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। मतलब हम एक तरीके से, हमारे लिए एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर हैं शुरू से। कितने रेजिडेंट्स हैं अभी, लोग हैं वहाँ पे जो रहने देखिए, वाले मेरे हैं? हिसाब से 1600-1700 रेजिडेंट्स वहाँ पर होने चाहिए। और इस जिस कमेटी पर आरोप लगते हैं इसके कितनी मेंबरशिप है? इसके केवल 100 लोगों की मेंबरशिप है। जो और होनी कितनी की चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ? कितने लोग? देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ तो जो एक आरडब्ल्यूए होती है, आरडब्ल्यूए में सभी एक छोटे से छोटे आदमी का भी ना प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जो वहाँ का रेजिडेंट है, जिसने वहाँ पर अपनी एक यूनिट भी परचेज करी है, तो उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ हम कहते हैं 1700 लोग हैं या 1600 लोग हैं, तो 1600 लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि जो फैसले हों वो सब लोगों के सजेशन से हो, उनकी रिकमेंडेशन से हो। उन कोई यहाँ पर दादागिरी ना करे किसी भी चीज़ की कि भाई मैं ये कह दूंगा। मैंने अब जैसे इन्होंने क्या किया, हमारे कैंप चार्जेस बढ़ा दिए 55% के, तो यहाँ के 1700 निवासियों पे 15 लाख रुपए का इम्पैक्ट पड़ा। टोटल कॉस्टिंग की मंथली 15 लाख बैठ रही है। 15 लाख रुपए का यहाँ पर वित्तीय भार पड़ गया लोगों के ऊपर। तो 4 लोग बुलाए, उनसे सहमति ले ली, बस हो गया, खत्म कहानी हो गई। 1700 लोगों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हमने लोगों से प्रस्ताव पास किया। तो मैं उन महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि वो लिस्ट तो दें जिन लोगों ने ये इंक्रीज करने के लिए। अभी एमआरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट, उनका इंटरव्यू की बात कर रहे हैं? अभी हमारे मेरे ख्याल से वो उपाध्यक्ष महोदय ने एक इंटरव्यू दिया था कल परसों, मैं सुन रहा था। उसमें उन्होंने कहा था कि भाई हम लोगों ने आम सभा बुलाई, सब लोगों को बुलाया और हमने सहमति ली। मैं भी उसमें मेरे ख्याल से बाद में गया था। मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे, तभी फिर सभी लोग उठ गए थे, कोई जवाब इन लोगों किसी ने नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव पारित हुआ। तो 1700 लोगों में से कितने लोगों ने आपको कंसेंट दी बढ़ाने के लिए? 5% लोग होंगे, 10% लोग होंगे। मैं कह रहा हूँ अगर आपको 50 लोगों ने भी कंसेंट दी है तो वो बेसलेस है उस कंसेंट को लेके। 50 लोग भी तो होने चाहिए। वो आप लिस्ट तो शेयर करिए। 50% लोग, 50% की मैं बात कर रहा हूँ। अब कंसेंट 50% लोग भी 850 लोग होते हैं यहाँ पर जी। आपके पास तो 50 लोगों की कंसेंट नहीं है। आप कंसेंट दीजिए ना 50 लोगों ने, जिन लोगों ने उसके ऊपर सहमति दिखाई है कि भी कैंप चार्ज बढ़ा दिया जाए।
कैंप चार्जेस आपने बढ़ाए, आपने उसका कोई ब्रेकअप नहीं दिया कि भाई मेरे को इतने पैसे इस चीज़ के लिए चाहिए, मेरे को इस चीज़ के लिए चाहिए, इस चीज़ के लिए चाहिए, मेरे ये एक्सपेंसेस, आपने कहीं कोई चीज़ नहीं दी। आप यहाँ के एम्प्लॉय का पीएफ नहीं जमा करते हैं, आप यहाँ के ईएसआई नहीं जमा करते हैं, जो आपके मेंबर नहीं है उनका आप कलेक्ट करते हैं, जीएसटी पेमेंट नहीं करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं आप फाइल करते हैं, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही कंप्लीट नहीं है। तो ये, और जबकि रजिस्ट्रार ने क्लियरली ऑर्डर किया हुआ है कि भाई आप 1700 लोगों को मेंबर बनाइए। जो आप बात कर रहे हैं ये एक ब्लंडर मिस्टेक है, और ये रन कैसे कर रही है इतनी ब्लंडर मिस्टेक? देखिए ये ब्लंडर मिस्टेक नहीं है, ये स्कैम है। जैसे ब्लंडर मिस्टेक होती है कि हमसे कोई गलती हो गई, हाँ कोई गलती हो गई, यह गलती नहीं है, विलफुली स्कैम है ये, आप समझिए। जो मैंने अभी एक हमारे मित्र थे मौर्य जी, मैंने उन्हें इंटरव्यू भी दिया था, उसमें उन्होंने मेरे से पूछा था सारे फैक्ट्स को लेकर, मैंने बताई भी थी। ये पूरी तरीके से ना शुरू से ही आप देखेंगे ये स्कैम है। बिल्डर ने सब लोगों को चीट किया। बिल्डर ने सिडकुल का पैसा नहीं दिया जो गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा नहीं दिया, हम लोगों ने तो फ्लैट खरीदे बिल्डर को दिए, बिल्डर ने आगे फर्दर सप्लाई नहीं किया पैसे, आगे पेमेंट ही नहीं किया। तो ये पहले बिल्डर ने, फिर एमआरडब्ल्यू के थ्रू, ये शुरू से अगर आप क्रोनोलॉजिकल देखेंगे ना तो ये स्कैम है। इस केसेस में ऑलरेडी पीएमएलए की इंक्वायरी चल रही है बिल्डर के अगेंस्ट में। पीएमएलए के केस में ईडी ने अभी मेरे ख्याल से अरेस्ट भी किया हुआ था, अभी इंतरिम बेल पे थे हमारे अरोड़ा जी भी, अभी मेरे ख्याल से बेल पर, हाँ अरोड़ा जी, तो अभी मेरे ख्याल से बेल पर हैं, छूट गए, इंतरिम बेल पे थे, अभी मेरे ख्याल से चले गए। तो पीएमएलए की इंक्वायरी चल रही है, यहाँ पर भी पीएमएलए की इंक्वायरी कंटिन्यू होगी इन लोगों के अगेंस्ट भी। और मेरे तो सिंपल सी बात है, क्योंकि ये स्कैम 50 करोड़ रुपए का ही नहीं है, करीबन बाकी जो ऑफिसर्स इंडल्क रहे हैं इस केसेस में, इसमें सरकारी नुकसान कम से कम 100 करोड़ रुपए का हुआ है। वो अधिकारी कौन थे जिन्होंने सरकारी राजस्व को 100 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया? ये किस तरीके का नुकसान, किस देखिए ये बहुत तरह का नुकसान अगर आप देखेंगे। हमारे यहाँ रजिस्ट्री बंद है शुरू से ही, ठीक है, 100 लोगों की है। अब फ्लैट क्या हो रहे हैं, एक आदमी खरीद रहा है, दूसरा आदमी उसे बेच रहा है, ठीक है, बिना रजिस्ट्री के। तो अब बिना रजिस्ट्री के हो रहा है तो स्टैंप ड्यूटी का लॉस हो रहा है। एक फ्लैट 10 बार बिक चुका और सरकार को स्टैंप ड्यूटी का रेवेन्यू जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जो कि अगर आप फिगर भी कैलकुलेट करोगे तो कम से कम 40-50 करोड़ रुपए की तो वही फिगर बैठेगी। दूसरी चीज, आपने बिल्डर से अभी तक आप शांत बैठे रहे सिडकुल, तब से लेकर अब तक आपने क्यों वसूली नहीं करी? आपको वसूली करनी चाहिए, आप क्यों मैप अप्रूव करते चले गए? आपने स्ट्रिक्टली स्टार्टिंग में क्यों नहीं एक्शन लिया? आपने तभी पब्लिक नोटिस क्यों नहीं किया? आपने क्यों एक्शन नहीं करी? प्रॉपर्टी क्यों अटैचमेंट नहीं करी? क्यों आपने इनके अगेंस्ट में एफआईआर नहीं दर्ज करी? तो ये तो स्कैम शुरू से ही था, कई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, बिना उसके पॉसिबल नहीं है कि इतनी बड़ा 100 करोड़ रुपए के ड्यूज बन जाएं, हम लोगों की रजिस्ट्री ना हो, ये सबको पता है ऊपर तक प्रशासन तक। इसके अलावा आम लोगों की क्या समस्याएं, कौन कौन सी इश्यूज हैं जिन पे ये कमेटी काम करने से फेलियर, जैसे अभी आप बता रहे थे बिजली का बिल है, एसटीपी है, इसके अलावा और क्या इशू है? ये कमेटी तो पूरी तरीके से अवैध है, तो हमें इस कमेटी से, ये तो एक तरीके से कहते हैं ना एक्सटॉर्शन मनी जिसे कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि अवैध वसूली जिसे कह सकते हैं प्रेशर में लेके, ये वो है। यहाँ रेजिडेंट अपने विलफुली नहीं पे कर रहा, आप समझिए, मेरा मीटर है, आपका मीटर है, उसमें आप रिचार्ज करेंगे तब आपको घर पे लाइट आएगी, ठीक है, उसका कोई हिसाब नहीं। अब उस जब रिचार्ज किया तो उसमें से कैम भी कट गया। क्या वह मीटर इंडिविजुअल आपके नाम पे है? वो नहीं, हम लोगों के नाम पे नहीं है, एक्चुअल में ये बिल्डर के लगाए हुए मीटर से है। बिल्डर के पास सब मीटर बोल सकते हैं, सब मीटर कह सकते हैं, सिंगल पॉइंट बल्ब कनेक्शन है। बिल्डर उसी मीटर के नाम माध्यम से हमसे कॉमन एरिया मेंटेनेंस रिकवर करता था, उसी से इलेक्ट्रिसिटी रिकवर करता था। तो सेम प्रैक्टिस इन्होंने फॉलो करी। आज भी एमआरडब्ल्यूए इलीगल तरीके से हम लोगों से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ले रही है। तो ये बिल का मीटर जो है कनेक्शन है किसके नाम? ये बिल्डर के नाम पे, एसोटेक सुपरटेक के नाम पे। और अभी तक ट्रांसफर कमेटी को हुआ ही नहीं है? ये बिल्कुल भी नहीं हुआ अभी भी। आप एक तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अगर आप डिमांड नहीं की गई क्या? ये बिल्कुल की गई, बिल्कुल की गई। हमने यूपीसीएल इंजीनियर को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, चीफ इंजीनियर को लेटर इशू करे अपने सोसाइटी की तरफ से कि भाई ये कनेक्शन जो है वो यूपीसीएल के इसके नाम पर है, एसोटेक सुपरटेक के नाम पर है, ये कनेक्शन जो है एमआरडब्ल्यू के नाम पर नहीं है। एमआरडब्ल्यू के पास कभी कोई लाइसेंस नहीं है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का, ट्रांसमिशन करने का। आप समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर जिसके पास लाइसेंस है वही ट्रांसमिट कर सकता है, तो उसके पास ट्रांसमिशन का लाइसेंस ही नहीं है, तो इलीगल तरीके से ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं। कनेक्शन बिल्डर के नाम है और वसूली कर रही है, वसूली कर रहा है एमआरडब्ल्यू। तो इनकी नॉलेज में है, यूपीसीएल के नॉलेज में, हमारे पास रिसीविंग है, हमारे पास कॉपी है, उन्होंने इन्हें नोटिस भी इशू कर रखा है, पर एनी हाउ उन्होंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। वो यूपीसीएल जानता होगा या एमआरडब्ल्यू जानता होगा, यूपीसीएल के कुछ अधिकारी हमारे एमआरडब्ल्यू में भी रहते हैं, हमारी मेट्रोपोलिस में रहते हैं, उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया, ये तो एक जांच का विषय है। ग्रीन बेल्ट का क्या इशू है? देखिए, ग्रीन बेल्ट तो हमारी पहले से बिल्डर ने बड़ी एनक्रोच कर रखी थी, और ग्रीन बेल्ट को लेके ही ये जो संस्था थी एमआरडब्ल्यू, सो कार्ड जो आरडब्ल्यू अपने आप को कह रही है, ये गई थी रेरा के अंदर कि हमें ग्रीन बेल्ट दिया जाए और हमारा ये तो कैंप चार्जेस एक्सेस ले रहे हैं।
तो रेरा ने बहुत अच्छा ऑर्डर पास किया कि ठीक है, अब 34 लास्ट अप्रूव मैप के हिसाब से आपको ग्रीन बेल्ट इतनी इंश्योर करनी चाहिए, आप इतनी ग्रीन बेल्ट दीजिए और इतने रुपए वापस दीजिए। लेकिन इन्होंने बिल्डर के साथ समझौता करके, कोई ग्रीन बेल्ट थी नहीं और बिल्डर को 2 करोड़ रुपए हमारे रिफंड करने थे, कॉल्यूसिव सेटलमेंट इन्होंने रेरा में ट्रिब्यूनल में फाइल कर दिया। ट्रिब्यूनल ने उसको पर ऑर्डर कर दिया। 1.5 साल बाद हमने कहा कि साहब ये लोग तो मिले हुए हैं बिल्डर और ये कॉल्यूसिव एक्ट है और इसका 1700 लोगों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये हम 1700 लोगों में से 100 लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोगों को रिप्रेजेंट भी नहीं करते हैं, तो आप इसे रिकॉल कर दीजिए। तो रेरा ने ये बड़ा स्ट्रिक्ट वर्ड में मेंशन किया कि बिल्डर और MRWA दोनों मिले हुए हैं और मेरे से ये गलती हुई और मैं अपने ऑर्डर को रिकॉल करती हूं। ये ऑर्डर रेरा ने ऑर्डर ऐसा दिया है? कौन सा वाला ऑर्डर? जब भी उसको रिकॉल करने वाला रेरा टर्मिनल ने रिकॉल करने का कि ये लोग मिले हुए हैं, मैं अपने ऑर्डर को रिकॉल करता हूं। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है, उसको बिल्डर ने चले आपके पास सारे कोर्ट के ऑर्डर है, वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, आपको भी मिल जाएंगे। बिल्डर ने उसके अगेंस्ट में अपील करी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने इनिशियली स्टे दिया था उस ऑर्डर के ऊपर, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने वो स्टे अपना लास्ट हियरिंग में वेकेट कर दिया। तो आज की डेट में जो हैंडओवर था, जो ये सो कॉल्ड हैंडओवर कहने के हम बिल्डर से हैंडओवर लेके आए, वो हैंडओवर इलीगल है, हैंडओवर है ही नहीं, क्योंकि रेरा का स्टोर कर गया। जिस ऑर्डर के बेसिस पे इन्होंने हैंडओवर लिया था वो ऑर्डर ही रिकॉल हो चुका है। वो ऑर्डर रिकॉल हो गया। जब वो ऑर्डर रिकॉल हो गया जिसके बेसिस पे आपने हैंडओवर लिया, तो हैंडओवर ऑलरेडी क्रैश हो गया। तो आज की डेट में हैंडओवर इनके पास नहीं है, ये अवैध वसूली कर रहे हैं। हैंडओवर आज की डेट में बिल्डर के पास ही है, तो बिल्डर के एजेंट के रूप में ये वसूल कर रहे हैं। कमेटी आपने भी बनाई है, मोवा, आपकी कमेटी का नाम है मेट्रोपोलिस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन। मेट्रोपोलिस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन। और वो अवैध, आप उसको बोलते हैं कि उसके पास 100 लोगों का रिप्रेजेंटेशन, आपके पास कितने लोगों का रिप्रेजेंटेशन है? देखिए, मोवा का मैं गठन कभी बताता हूँ कि मोवा का गठन क्यों हुआ, हम लोगों ने क्यों रेजिडेंट्स ने मिलकर सोसाइटी क्रिएट करी, एसोसिएशन क्रिएट करी। हम जहाँ जहाँ गए, क्योंकि हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई एसोसिएशन हमारे पास नहीं थी, लीगल फाइट करने के लिए। तो जितने भी केसेस फाइल किए मैंने पर्सनल नेम से फाइल किए या किसी दूसरे नेम से किए। तो हर जगह कहते थे कि केवल एक ही आदमी को प्रॉब्लम है, हर कोर्ट में कहते थे इसी आदमी को प्रॉब्लम है, बाकी लोग नहीं आए। अभी भी हाई कोर्ट में उन्होंने ये बोला कि एक ही आदमी को प्रॉब्लम है, बाकी लोग नहीं आए, है ना। तो हम कहीं भी रिप्रेजेंट करते थे तो इंडिविजुअल नाम से हमें करना पड़ता था। तो हमने फिर मोवा कॉन्स्टिट्यूट करी 2022 में। पर्पस ये कि इनके अगेंस्ट जो हमें लीगली फाइट करनी है वो लीगली फाइट कर सकते हैं। मोवा इज ए नो प्रॉफिट एनजीओ टाइप का आप कह सकते हैं, उसे कहीं से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता, हम किसी पर्सन से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेते। जो लीगली फाइट करते हैं हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, हम अपने पास से सेल्फ कंट्रीब्यूट करके इनके साथ लड़के। तो मोवा किसी भी फाइनेंशियल अफेयर में इन्वॉल्व नहीं है। मोवा तो एक तरीके से कुछ लोगों का एक संगठन है जिसके सारे मेंबर है, और हमारा तो मेंबर हमने खोली कि हमारे तो सारे 1700 ही मेंबर हैं, सुओ मोटो मेंबर हैं। जो रेजिडेंट है वो मोवा का मेंबर है। ये आपका वो एक क्या कहते हैं उसको, लॉ है उसका, क्लॉज। हाँ, हमारे मोवा का जो रेजिडेंट है वो हमारा मेंबर है। हमारे यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं किसी भी पर्सन के लिए। इवन तो अगर MRW का कोई मेंबर है वो बन जाए हमारा, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो लीगल फाइट लड़ने का है। हमने कभी भी ये प्रपोज नहीं किया कि हम कभी इसका मेंटेनेंस करेंगे या हम कभी कोई चीजें करेंगे। जो गलत होगा, रेजिडेंट्स की वॉइस उठाने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी कि यहाँ के रेजिडेंट्स का जो राइट्स है वो कर्टेल ना हो। अब जबकि वो हो रहे हैं और जबकि कितने आपने कहा केसेस फाइल भी हैं, कुछ पे आपका डिसीजन भी आया है, तो ये बात इस दिशा से आगे क्यों नहीं बढ़ रही? क्या प्रशासन की ढील है या क्या आपकी डिमांड है कि इसमें रिसीवर बैठाया जा सकता है? इसका आगे आपकी नज़र में क्या सोल्यूशन है? हम आज तक अगर आप हमारे रिकॉर्ड्स उठा के देखेंगे तो हमने जितने केस लड़े वो सारे केस हम जीते इनके अगेंस्ट में, चाहे वो बिजली का केस हो गया या जैसे मैंने बताया रेरा का केस हो गया, ये सोसाइटी में इनका केस हो गया, हम सब जगह से जीते। सोसाइटी का केस क्या था? सोसाइटी का केस ये था कि भी हमसे इलीगल तरीके से कैंप चार्जेस वसूल कर रहे हैं। ये एक सो कॉल्ड RW है, जबकि RW है नहीं, हम लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती, और इसको कैंसिलेशन किया जाए। इनका जो लास्ट चुनाव हुए थे 2017 में वो भी फ्रॉडुलेंट हुए थे, हमने बताया था लास्ट मीटिंग में कि वो भी फ्रॉडुलेंट थे। तो कोई इलेक्शन होता ही नहीं था बेसिकली। तो रजिस्ट्रार ने ऑर्डर किया नहीं 1700 लोग इसके मेंबर बनेंगे, किसी को हिसाब किताब भी नहीं देते थे। तो 1700 लोग इसके मेंबर बनेंगे, उसको चुनाव कराएंगे 3 महीने के अंदर, नई कार्यकारिणी को हैंड ओवर करेंगे। ये 2023 मेरे ख्याल से मई जून का ऑर्डर होगा। तो उस ऑर्डर का भी इन्होंने कंप्लाइंस नहीं किया, ना 1700 लोगों को मेंबर बनाया और ना ही इन्होंने इलेक्शन कराया। तो ये आज की डेट में अवैध हैं सारे लोग, जितने भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी। आज की डेट में इनका MRW इनका लीगल असिस्टेंस है ही नहीं, लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि जब रजिस्ट्रार ने ऑर्डर कर दे 3 महीने के अंदर आपको चुनाव कराने हैं, नए मेंबर चुन के आएंगे, तो वही अस्तित्व रहेगा ना, वो नए मेंबर ही बनते हैं, वो बने नहीं। तो आज की डेट में आप किसी भी पद पर है ही नहीं। ये तो एक बहुत बड़ा और ब्लंडर दोनों आप दोनों एंगल देखिए। एक तो ये किसी भी चीज पे ये पद पे नहीं है, दूसरा हैंडओवर आपको क्रैश हो चुका है। तो जब आपका हैंडओवर क्रैश हो गया तो यू आर नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू रिकवर द कैंप चार्जेस। किसी भी यू आर ट्राइंग, आप एक तरीके से बिल्डर के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं।
अब आप देखिए बिल्डर का एजेंट, ये बिजली का कनेक्शन जो है यूपीसीएल के इसके नाम पर है, एमआरडब्ल्यू के नाम पे नहीं है, ये एसोटेक सुपरटेक के नाम पर है। बिल कनेक्शन उसके नाम पे, बिजली ये बेच रहे हैं, ट्रांसमिशन ये कर रहे हैं, एमआरडब्ल्यू यूपीसीएल की नॉलेज में सब कुछ, कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके जैसे ये जो पूरा स्कैम है, इसको हम एक अंधेरगर्दी शब्द ही बोल देते हैं कि ये तो बड़ी अंधेरगर्दी है और उसी कहीं सुनवाई भी नहीं है, आपके पास ऑर्डर होने के बावजूद सुनवाई नहीं है। देखिए हाई कोर्ट ने कंफर्म किया है कि सभी लोगों को इंडिविजुअल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिए जाएं, जी सभी लोगों को दिए जाएं। सीजीआरएफ ने ऑर्डर करा, उसके बाद हाई कोर्ट ने कंफर्म किया। तो हाई कोर्ट के कंफर्मेशन के बावजूद भी इन्होंने कनेक्शन नहीं दिए। आप ये देखिए इन लोगों की हिमाकत देखिए यूपीसीएल की, कि यहाँ 100 लोगों ने अप्लाई किया, किसी को कनेक्शन नहीं दिए गए। रीजन क्या दिया कि आपके यहाँ तो कनेक्शन आ ही नहीं सकते, आपके यहाँ तो एक ही लाइन के अंदर आपका बिजली का भी जा रहा है, एक ही लाइन के अंदर आपका जनरेटर का भी जा रहा है। क्या ऐसा मल्टीपल रीजन है, प्रोसीजर होता है कि देखिए हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर है और हर जगह लगते हैं। ये इस बिल्डर की और जगह भी सोसाइटी है जहाँ यूपीसीएल का डायरेक्ट कनेक्शन है, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए। पाम सिटी है इनकी मुरादाबाद में, वहाँ पर यूपीसीएल के कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन भी है, इलेक्ट्रिसिटी का भी है, उसका भी है, क्या कहते हैं आपका जनरेटर का भी है। तो हमारा सबमिशन ये है कि भाई जो बिजली का आएगा उसका बिल आप रेज करिए और जो जनरेटर का जो भी आरडब्ल्यू है वो उसका रेज करिए। ये तभी पॉसिबल जब कमेटी और आप देखेंगे काफी समय से हमारे जो रिचार्ज हो रहे हैं वो भी कैश में ही हो रहे हैं। अच्छा, रिचार्ज भी कैश में हो रहा है। हर एक दिन आपको जाना पड़ता है, 5000 लेके 8000 लेके कैश दो रिचार्ज करो। आपका मीटर रात में खत्म हो गया, दिन में खत्म हो गया, अगर रात को आपको लाइट कट गई तो आपके पास पैसे ही नहीं है, वो आप कोई बंदा बैठा ही नहीं जो आपका रिचार्ज कर दे। ऑनलाइन का सिस्टम कुछ नहीं है, ऑनलाइन का सिस्टम ही नहीं है। अकाउंट में मतलब अकाउंट में पैसे नहीं ले रहे वो लोग ना, कैश में दोगे आप जाके और रिचार्ज करोगे वहां जाके अकाउंट पे, चाहे वो कैश में दो या बैंक स्कैन करके पेमेंट करो या यूपीआई के थ्रू करो, वो पैसा दो और आप रिचार्ज करो। इस सब चीजों को लेके आपका आगे क्या कार्रवाई करने का इरादा है? क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन है, रजिस्ट्रार ऑफिस का डिसीजन है, यूपीएल से इसमें केवल ये एडमिनिस्ट्रेशन का ही नहीं है, इसमें तो हम एक पीआईएल भी मूव करेंगे हाई कोर्ट के अंदर। सभी लोगों को पार्टी बनाएंगे कि भी यूपीसीएल को होने के बावजूद यूपीसीएल ने हमें कनेक्शन नहीं दिए। सिडकुल में बड़ा स्कैम था कि सिडकुल ने अभी एक तरीके से 100 करोड़ रुपए छोड़ दिया, हमारी रजिस्ट्री नहीं कर रही। आप देखिए कम से कम 150-200 करोड़ रुपए का तो सरकारी रेवेन्यू का लोग नुकसान पहुंचे। 100-150 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। ओनर चेंज हो रहे हैं, रजिस्ट्री नहीं हो रही, एक एक फ्लैट 10-10 बार बिक चुका है जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। आप कम से कम उनकी रजिस्ट्री तो खोलिए। बिल्डर आज की डेट में जेल जा चुका है जी, उसके 10 प्रोजेक्ट या जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे इंसॉल्वेंसी में चले गए, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। वो पैसे आपके कैंप चार्जेस कैसे देगा? प्रोजेक्ट हमारा इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है, प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है, प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है। अब इन्होंने जो कैंप चार्जेस बढ़ाई, ये कहते हुए बढ़ाई कि जब हम बिल्डिंग का रिपेयर कराएंगे। तो मेरा इन लोगों से कहना ये है, जो बिल्डिंग का रिपेयर करने की बात कर रहे हैं, कि जब ये प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट था, आपको पता था, तो आपने हैंडओवर लिया क्यों उससे? ये जिम्मेदारी, सड़क बनाने की जिम्मेदारी, बिल्डिंग को रिपेयर करने की जिम्मेदारी, ये सारी बिल्डर की थी। रोड आप कहते हैं कि जी रोड हम विधायक से लेके आए, हम रोड एमपी से लेके आए, एमएलए से लेके आए, किसी भी जनप्रतिनिधि से लेके आए, वो जिम्मेदारी तो आज के में बिल्डर की थी ना। उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट जो मिला वो बिल्डर को मिला ना। आप तो बिल्डर के एजेंट के रूप में अपने काम किया, आपने बिल्डर को फायदा पहुंचाया ना। ये आप ओपन डिस्कशन करा लो, मैं तो अकेले ही बैठा हूं, पूरी एमआरडब्ल्यू को लेके आ जाओ और लोगों को लेके आ जाओ, 10 वकीलों को लेके आ जाओ, लीगली डिस्कशन कर लें पॉइंट पे बैठ के। यही आपने देखा है कि इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट को हैंडओवर दिया है, जिसमें सिडकुल भी चुप साधे में बैठा हुआ, सिडकुल को इंटरवीन करना चाहिए था, अभी तो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट नहीं था, जबकि उस केस में सिडकुल उसमें पार्टी है। इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट को हैंडओवर कैसे करा दिया? प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है, बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला आपको, आपके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल ऑक्यूपेंसी आपने इशू कर रखा है। आज के डेट में किसी के पास ऑक्यूपेंसी नहीं है, किसी टावर का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है, फायर की एनओसी आपके पास नहीं है, पॉल्यूशन की एनओसी नहीं है आपके पास, एसटीपी हमारा एसटीपी आप समझते हो, एसटीपी खराब होने से हमारा जो पीने वाला पानी है वो गलत पानी के साथ जुड़ के क्या कहते हैं हम लोगों के पास सप्लाई हो रहा है। ये तो बहुत आने वाले समय में आप स्थिति से गंभीर नहीं कि आने वाली स्थिति इतनी भयानक होगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। जैसा आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, स्लम एरिया में कोई सिस्टम नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं किसी के तरीके से, कोई सुनवाई नहीं, वही अध्यक्ष शुरू से बना चले आ रहा है। मेरा नेक्स्ट अब आपसे ये है, ये इतनी सारी चीजें आपने बता दी, ये कुछ छोटी मोटी नहीं, बहुत ही ब्लंडर स्कैम है, मिस्टेक है, या कह लीजिए कि घोटाला जो भी। आपकी इसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई करने वाले हैं आप, और किस तरीके से कार्रवाई? देखिए पहले तो अब हम सीबीआई में इसकी जांच के लिए भेजेंगे, हम सीबीआई में एक एफआईआर दर्ज कराएंगे। यहाँ के रेजिडेंट्स की मीटिंग हुई थी लास्ट हमारी, उन्होंने कहा था कि भाई हम सीबीआई में एफआईआर दर्ज कराएंगे। ये डिपार्टमेंट इंडल्ग था, इन कोर्ट्स के ऑर्डर थे, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें हुई, ये जांच का विषय है। सिडकुल को कौन कौन सा अधिकारी था, अरेरा में कौन कौन था। अब आप मैं एक एग्जाम्पल बताना भूल गया कि ये प्रोजेक्ट अभी भी रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है,
प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है, रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है, रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है, रेरा के मेंबर ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। समझने वाली बात यह है। मतलब आप वो देखिए कि लेवल ऑफ द करप्शन, मेरे तो और रेरा प्रोविजन में आप देखेंगे कि इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट के ऊपर अगर कोई प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं कराता तो 10% की पेनल्टी है प्रोजेक्ट कॉस्ट की, वो पेनल्टी इंपोज नहीं हुई। यूपीसीएल को देखिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद हम लोगों को कनेक्शन नहीं मिले। सिडकुल को देखिए कि हम लोगों ने सारा पैसा दे दिया, हम लोग सफर कर रहे हैं, हम लोगों के नाम पे रजिस्ट्रिया नहीं है, यहां पर कोई बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं है। मेट्रोपोलिस इतना पॉश एरिया होने के बावजूद कोई भी बैंक यहां पर लोन नहीं दे रहा जब आपकी रजिस्ट्री नहीं है तो। राइट। सरकारी धन का कितना दुरुपयोग हुआ है, सरकारी धन का कितना नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट रेवेन्यू लीकेज इतना जबरदस्त है, कम से कम मेरे को बैठा देंगे तो 150-200 करोड़ रुपए का तो गवर्नमेंट रेवेन्यू को लॉस हुआ है। उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ये भी एक बड़ा जांच का विषय है कि सीबीआई ये जांच करे कि भाई इतना बड़ा जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस किया उसमें कौन कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे। क्यों आप रेगुलरली सीधा मैप अप्रूव करते गए जबकि प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट था, आपके पैसे नहीं मिल रहे थे, आप मैप अप्रूव कर रहे थे, आपने क्या एक्शन लिया उसके अगेंस्ट? आपने क्यों प्रॉपर्टी उसकी अटैच नहीं करी? आपने क्यों नहीं पीएमएलए में फाइल करी, क्यों नहीं आपने एफआईआर दर्ज कराई? तो मैं तो ईडी को भी यही कहूंगा, अभी मैं ईडी के केस में कई बार इंक्वायरी मैंने देखी है, मैं कई केसेस में ईडी के केस में मैंने हैंडल करे, जरूरत पड़ेगी तो हम ईडी को भी इंगेज करेंगे उस केसेस में। ईडी को भी हम एक कॉपी एफआईआर दर्ज होने के बाद ईडी को भी हम वो उसकी कॉपी सप्लाई करेंगे कि इसकी भी जांच करी है कि इस पीएमएलए में और कौन कौन इन्वॉल्व है, क्योंकि ये भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का ही पार्ट है। ईडी की इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है सुपरटेक के अगेंस्ट में, वो तो ईडी की जुडिशियल कस्टडी के अंदर है, तो ईडी की जुडिशियल कस्टडी के अंदर है ये। आप देखिए इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट को ये हैंडओवर लेके आ गए, कम से कम 50 करोड़ रुपए का उन्होंने बिल्डर को फायदा पहुंचाया। आप मेरे सामने किसी भी लीगल एक्सपर्ट को बैठा दीजिए, किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को बैठा दीजिए, मैं बता दूंगा कैसे फायदा पहुंचाया। एज ए सीए आपकी पकड़ में सब चीजें आती गई क्योंकि आपका प्रोफेशन है ये? नहीं, क्यूरियोसिटी भी कह सकते हैं, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ठीक है, एज ए फाइनेंशियली आप एक्सपर्ट रहते हैं फाइनेंशियली। आप देखिए, आप छोटी सी एग्जांपल मैं आपको इसी का मैं पार्ट देता हूँ। एक किसी ऑडिटर ने इनका ऑडिट भी किया, इनकी बैलेंस शीट भी मैंने देखी। उस बैलेंस शीट में इन्होंने यहाँ की जो कॉमन एरिया की जो एसेट्स हैं, हमारे यहाँ कॉमन एरिया रहते हैं ना, जैसे जिम की एसेट्स हो गई, कुछ पंप हो गए हमारे, उस एसेट्स को इन्होंने अपनी बैलेंस शीट में दिखा दिया। मतलब हमारी जो 1700 लोगों की संपत्तियां हैं, जो कॉमन एरिया की संपत्तियां हैं, उसको इन्होंने अपनी बैलेंस शीट में दिखा दिया फ्रॉडुलेंट तरीके से। बिल्डर ने नहीं, एमआरडब्ल्यू ने। प्रॉपर्टी है ये, प्रॉपर्टी की जो ये है 1700 लोगों की, तो 1700 लोगों की एसेट्स है ना, कॉमन एरिया जो है, कॉमन एसेट जो है वो 1700 लोगों की हैं। 1700 लोग आपके मेंबर नहीं है ना। बिल्डर ने आपको केवल मेंटेनेंस दिया था, एसेट्स हैंडओवर नहीं करी थी। तो आपने वो सारी एसेट्स का वैल्यूएशन करा के क्या किस हिसाब से दिखा दिया? भी सबसे बड़ा स्कैम तो यही है। आप जब आपकी बुक्स में आप कभी भी बेच सकते हो, खरीद सकते हो, आपने हमारी संपत्तियों के ऊपर अपना अधिकार कैसे कर लिया? ये तो अभी हमने जब एफआईआर दर्ज कराई है और जब ये कोर्ट में जाएंगे मैटर, हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है कि पुलिस एफआईआर करे नहीं करेगी। हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट अपने आप एंटरटेन करेगी उस मैटर को, उसे लगेगी तो एफआईआर का डायरेक्शन देगी। लॉटरी वाले केस में भी उन्होंने एफआईआर के डायरेक्शन दिए थे, पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज करी थी। इस पूरे मुद्दे को लेके जैसे कि दो कमेटियों का विवाद भी इसमें हम कोई विवाद ही नहीं है, कमेटियों का कभी कोई विवाद ही नहीं रहा। हमारा नियुक्त करने की वाली बात है, रिसीवर की बात और आ जाए, हम ये कह रहे हैं हमारा शासन का अधिकार में आ जाए। पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, हमारा पर्सनली किसी व्यक्ति विशेष के साथ कुछ नहीं है। हम सैद्धांतिक लड़ाई पे लड़ रहे हैं। हो सकता है वो कोई भी वो अध्यक्ष आज शाही जी हो, कल को फुटेला जी हो, कल को कोई XYZ हो। हमारा व्यक्ति विशेष किसी के साथ लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है उस पद को लेके, उस सोसाइटी को लेके, जो कि यहाँ के अधिकारियों, यहाँ के निवासियों को जो हनन हो रहा है अधिकारों का। और रिसीवर की बात हम इसलिए कह रहे हैं, हमने सांसद महोदय से भी बात करी है, हमने SSP साहब से भी बात करी है, अब हम DM साहब के पास भी जाएंगे कि साहब जब तक कई केसेस में DM साहब ने बैठाया है रिसीवर, हम कह रहे हैं कि ठीक है, यहाँ ये लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हम लोगों को, आप रिसीवर अपॉइंट कर दीजिए 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। और रिसीवर अपॉइंट कर दी, अपनी डायरेक्शन में एक सोसाइटी क्रिएट करके 1700 लोगों को मेंबर बना लीजिए, उसका इलेक्शन करा दीजिए, उसको हैंडओवर करा दीजिए। राइट, ये तो जेन्युइन है। और जो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है, क्योंकि इनकम्प्लीट के समय सिडकुल ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, तो सिडकुल इसकी सारी भरपाई करे। प्रोजेक्ट कंप्लीट कराया, आज के डेट में इंस्टॉलमेंट हो गया, तुमने टाइमली नहीं चीजें करी, एग्जीक्यूट करी, तो वो या जो जितना भी खर्चा हुआ है, तो MRW के मेंबर जो पदाधिकारी हैं वो अपने पास से पेमेंट करें या फिर सिडकुल करें इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट की कंप्लीट। हम लोग क्यों बियर करेंगे उस चीज को? हमने बिल्डर को पूरा पैसा दिया हुआ है, यहाँ के रेजिडेंट ने पूरा पैसा बिल्डर को दे रखा है इंक्लूडिंग IFMS, तो अब वो अपनी बिल्डिंग की रिपेयर के लिए इन लोगों को पैसा क्यों देंगे?
जब प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है, पहले तो बिल्डर प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट करे, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले, फिर हम लोगों के पास हैंड ओवर आएगा, तब हम अपना मेंटेन करेंगे। तो ये जो 15 लाख रुपए पर मंथ का बोझ लोगों की जेब के ऊपर डाला है, ये कहना है कि हमने मेंटेनेंस करना है टावर का, जो ऑलरेडी पेड है। तुम कौन मेंटेनेंस करो? तुम जाओ ना बिल्डर के पास लेने के लिए पैसे। इन्होंने आज तक बिल्डर के अगेंस्ट में एक केस नहीं फाइल किया। आईएफएमएस के लिए इनसे पूछेगा आपने क्या किया, कौन सी कोर्ट गए आईएफएमएस के, कुछ इनके पास नहीं मिलेगा, हवा हवाई बातें करेंगे, हमने तो ये सफाई करा दी, हमने तो ये करा दी, बस। वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड दिखाओ ना कि आप कौन सी कोर्ट में गए, ये हमें आईएफएमएस दीजिए साहब, हमारा प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट नहीं, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करिए। आप तो बिल्डर से मिले हुए ही थे, आपने इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट हैंडओवर क्यों लिया? जबकि आप 100 लोगों को रिप्रेजेंट करते थे, 1700 लोगों के अधिकारों के अगेंस्ट में जाके आपने हैंडओवर क्यों लिया? आपने 1700 लोगों से मंजूरी ली? हैंडओवर लेते समय आपको कॉल करना चाहिए था। अगर 1700 लोगों का मैंडेट होता आपके पास, या 900 लोगों का मैंडेट होता, 50% लोगों का मैंडेट होता, आप हैंडओवर ले लेते। आपके पास मैंडेट ही नहीं था। तो यहाँ ये सवाल ये भी हो सकता है कि 100 लोगों की कमेटी किस लिहाज से बनी, 1700 लोगों की कमेटी क्यों नहीं बनी? क्या ये किसका फॉल्ट था? ये एमआरडब्ल्यू जब स्टार्टिंग में क्रिएट हुई, वो चलो ठीक है, स्टार्टिंग में एमआरडब्ल्यू क्रिएट हुई 2012 में, उस समय जो भी था, क्योंकि उस समय फाइनेंशियल अफेयर इन्वॉल्व नहीं थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 50 सोसाइटी चलती रही, हम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां फाइनेंशियल अफेयर्स शामिल हो जाते हैं, वहां प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। एमआरडब्ल्यू के पास जब तक हैंडओवर नहीं था, ये भाड़ में जाएंगे लोग, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ भी करें, क्योंकि हमारे जो राइट्स थे वो अफेक्ट नहीं हो रहे थे। हैंडओवर लेते ही हमारे राइट्स अफेक्ट हो गए, हमारा जो आईएफएमएस का पैसा था वो नहीं मिला, जो प्रोजेक्ट इनकम कंप्लीट होना चाहिए था, जो बेसिक फैसिलिटीज हमें मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल रही थी। स्विमिंग पूल हमारे काम नहीं कर रहे, जो उसने लिख के दिया था कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ स्कूल बनेगा, यहाँ पर ये सारी चीजें, वो कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे यहाँ पर। यानी कि सुविधाएं जीरो हैं, पैसा डबल दे रही है, आपने दे दिया जनता ने किया। हम इसकी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं। जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व रहा है वो जेल जाना चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज ब्लंडर स्कैम कह ली, मैं अब स्कैम ही होगा जब निकल के आएगा तो। और ये वास्तव में एक बहुत बड़ी एक समस्या है निवासियों के लिए भी। वो पैसा दे रहे हैं, उनको सहूलतें नहीं मिल रही सामने। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि मैंने ये किया, एक छोटे से लेडी थी कोई हमारी, या कोई प्रॉपर्टी डीलर की, भाई हमने लोगों ने एनक्रोच कर रखी है लैंड, यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर ने बोर्ड लगा रखे हैं, प्रॉपर्टी डीलर अवैध तरह से काम कर रखे हैं, तो आपको किसने रोका है? आप एनक्रोचमेंट हटाइए। एक के साथ आप सभी लोगों ने एनक्रोचमेंट किया है ना, सभी का हटाइए, जो भी प्रॉपर्टी डीलर ने कर रखा है, या 50 प्रॉपर्टी डीलर काम कर रहे होंगे, उन सबका हटाइए, सबके बोर्ड हटाइए। कॉमर्शियल एक्टिविटी यहाँ हो ही नहीं सकती थी। रेजिडेंशियल यूनिट में कॉमर्शियल एक्टिविटी हो कैसे नहीं है? तुम्हारी नॉलेज में है, तुम्हारे पास सिंपल एग्जाम है, हमने सब लिख के सिडकोल को दे दिया, आप क्यों नहीं हटाते? आपके पास सेफ्टी सिक्योरिटी है, आप हटाइए उसे। जब आप मेंटेन कर रहे हैं तो आप हटाइए, आपका राइट है, हटाइए। हम तो कहते हैं हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। जब ये आए थे कह रहे थे, ये बार बार कहते हम चुने हुए हैं, तो पहली बात तो ये कहना बंद करिए कि चुने हुए लोग हैं। 100 लोगों में कोई चुना हुआ नहीं होता, हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ये, हमारे लिए केवल सर्विस प्रोवाइडर हैं, कभी चुनाव नहीं हुआ इन लोगों में। वो भी इनके रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार है, जिससे फ्लैट भेज दिया उसको मेंबर बना लिया, जो उनका सपोर्टिव है उसको मेंबर बना लिया, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो उसको मेंबर बना लिया। इस तरह के लोग चुने हुए लोग ये नहीं है, ये स्वयंभू बने हुए हैं, हम लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं, सिंपल फॉरवर्ड। जिसकी हमने एफआईआर सब निवासियों ने कर दी है, पुलिस एफआईआर करती है, वेरी गुड, कोर्ट अपने अकॉर्डिंगली डायरेक्शन देगा। हमें जरूरत पड़ेगी हम जाएंगे सीबीआई में भी, सीबीआई की इंक्वायरी के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं होगी हम पीआईएल मूव करेंगे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट डायरेक्शन देगी सीबीआई को, उसकी इन्वेस्टिगेशन कराए। जो आदमी इन्वॉल्व है वो जेल जाना चाहिए। हमारे पैसे हमें मिलने चाहिए, हमारा एफएमएस का पैसा हम लोगों को मिलना चाहिए। यहाँ की बिल्डिंग और जितनी भी रिपेयर का काम है ये बिल्डर कराए या एमआरडब्ल्यू कराए अपनी ओन कॉस्ट पे, हमने सारे पैसे दे रखे हैं। राजीव जी बहुत धन्यवाद जनता टीवी से बात करने के लिए। बात यही खत्म करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।